नमस्कार। 13 अगस्त 2026 की रात को सोशल मीडिया और खास करके एक्स प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ हुआ जिसे बताना मुझे ज़रूरी लगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मुझे पक्का यकीन है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में तो नहीं आ पाया होगा क्योंकि देर रात का डेवलपमेंट था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी चर्चा कम होगी, या जैसी भी हो आप आगे देखिएगा। लेकिन मुझे लगा कि ये मसला एक ऐसा है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे और वो लोग जो देश की शिक्षा और परीक्षा को लेकर अभी भी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, उनको एक जानकारी दी जाए। हुआ यूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा। वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। इससे पहले वो कांग्रेस और बीएसपी में भी रहे हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, करीब करीब उसी समय से वो उस पद पर, प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी जब से है, तब से वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ये एक प्रतिष्ठित संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो देश में वकीलों से के इनरोलमेंट से लेके, वकालत की पढ़ाई से लेकर, बार और बेंच के रिश्ते को लेकर, वकीलों के नए यंग वकीलों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, लॉ के पढ़ाई को अच्छे स्तर तक ले जाना, उसके पास बहुत सारे बीसीआई के पास काम है। राम जेठमलानी साहब भी इसके 2-3 टर्म रहे थे, शायद वो 8-9 साल रहे हैं अध्यक्ष। 1961 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के एक एक्ट से अस्तित्व में आया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश दिया, अपना आदेश ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर डाला कि हैदराबाद का जो नालसान इंस्टीट्यूट है, एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटीज में दूसरे नंबर पर आता है, एनएलएस बेंगलोर के बाद, उसके जो 450 बच्चे इस साल पास हो रहे हैं, उन बच्चों का एनरोलमेंट नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वकालत के लिए। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है मालूम है? कारण यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो जो बड़े बड़े एनएलयूज हैं, उनका जो कन्वोकेशन होता है, जब डिग्रियां बांटी जाती हैं, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जाते हैं। इस बार भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ चीफ गेस्ट बना जाए। अभी कार्यक्रम की डेट नहीं आई थी, लेकिन वही होते। वहाँ के छात्रों ने पहले शुरू में, कुछ कम छात्रों ने, बाद में 450 के करीब छात्रों ने वहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सारे लोगों को लिख के दे दिया कि हम नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कन्वोकेशन में आए। क्यों नहीं आए? उनकी जो रिपोर्टेड हालिया टिप्पणियाँ थीं, वो आधार बनाया, और वो रिपोर्टेड जो रिपोर्ट्स आई थी कि दिल्ली में छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, उसका संज्ञान लेने से, उसका वीडियो देखने से, हालांकि उसकी सफाई उनकी भी आ चुकी है, उन्हीं को आधार बना के कि हम नहीं लेना चाहते उनके हाथ से डिग्री। खैर, इसी बात से बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाराज हो गया और उसने सारे उन बच्चों को, पूरे बैच को कह दिया कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इससे पहले कि मैं कोई और बात बताऊं, कल रात की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं थोड़ा सा पीछे भी आपको ले जाऊंगा। नालसार, पहले तो देश के जो टॉप 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं, जो देश की सबसे 5 कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें क्लैट का आता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट कंसोर्टियम है, वो एक 26-27 जो एनएलयूज है हर स्टेट्स में। दरअसल क्या हुआ था कि पीछे दिनों जब ये चर्चा चली थी कि देश में लॉ की पढ़ाई का, विधि की पढ़ाई का स्तर बहुत गिरते जा रहा है, उसके बाद ये तय पाया गया कि रिकमेंडेशन आई, कई समितियां बनी, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी, उन्होंने भी प्रयास किया। फिर ये हुआ कि एकदम डिवोटेड
लॉ की पढ़ाई, विधि की पढ़ाई पर एकदम समर्पित विश्वविद्यालय खोले जाएं सारे स्टेट्स में, और उनका एक कंसोर्टियम बनाया जाए और अखिल भारतीय स्तर पर एग्ज़ाम लिया जाए। फिर एग्ज़ाम के जरिए, रेटिंग के जरिए वो बच्चों को वहाँ भेजा जाए। 5 साल का लॉ किया जाए, 12th के बाद वो 5 साल लॉ करेंगे और देश को अच्छे विधि स्नातक मिल जाएंगे। इसी में लॉ सब NLUs बने हैं। तो NLUs की रैंकिंग तो पहले तो जो जितने पुराने NLS NLU हैं उस हिसाब से उनकी रैंकिंग है। और कुछ मतलब नालसार जो हैदराबाद का सेंटर है, NLU है, वहाँ का बस मोटा मोटा मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वहाँ 100% प्लेसमेंट है। मिनिमम जो लड़का वहाँ तनख्वाह पाता, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो मिनिमम तनख्वाह पाता है। लॉक करते ही उसे इतना का मिनिमम पैकेज मिलता है। ऊपर वालों की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के पासिंग आउट बच्चों के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह फैसला कर रहा है कि वो वकालत नहीं कर पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। सोच रहे हैं आप? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध कर दे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और किसका नहीं होगा? उन बच्चों का जो देश के सबसे मेधावी हैं, जो स्क्लैट के 200 के अंदर रैंकिंग पाते हैं। एक BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन सोशल मीडिया पे ये डाल देता है कि 450 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मतलब वो फिर इसका आपको तो मालूम है कि इस तरह का ट्विटर पर ही उसका विरोध हो गया। ये कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास, अभिजीत दीप के तो आए तुरंत। उन्होंने तो तुरंत कहा कि अब आपका घेराव होगा, मनन मिश्रा तैयार रहिए, ये ड्रैकोनियन आपका कानून नहीं चलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े वकील, जो खुद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े बड़े पदों पर रहे, बहुत कम समय में उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो है तानाशाही रवैया नहीं माना जाएगा। बच्चों को किसी के विरोध करने की सज़ा नहीं दी जा सकती है। अच्छा, देश में जस्टिस का विरोध कर दो तो आपकी डिग्री खतरे में, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री का विरोध कर दो तो आप राष्ट्र विरोधी। ये कौन सी प्रक्रिया? और मैं बात ये कह रहा हूँ, मैं पीछे क्यों, अब बहरहाल जल्दी मैं ये बताता हूँ कि दीप के, सौरभ दास और तमाम बड़े लोगों के विरोध के बावजूद, विरोध के तुरंत बाद वही मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि नहीं, इसमें बदलाव कर दिया गया। अब वो बच्चे जो डिग्री ले रहे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव, यानी अपने अपने राज्यों के बार काउंसिल में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, ये सब। फिर जब विरोध हुआ तो उसके बाद कह दिया नहीं, हमने सब वापस ले लिया, रात को ही सब वापस ले लिया। नालसार के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिख दी थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और इसके बाद जब सुबह हुई है तो मनन कुमार मिश्रा, सौरभ दास और अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, उनको जी, अभिजीत दीप के जी, सौरभ दास जी करके बोल रहे हैं। एक तरफ कोई तो कॉकरोच और कोई उनको कॉकरोच तो बोल भी नहीं रहा, पता नहीं वो क्या है उनके शब्द, तिलचट्टे बोलने वाले लोग भी हैं। दूसरी तरफ देश के बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन अभिजीत दीपके जी, सौरभ दास जी बोलने लगे। क्या है ये काम? क्या हो रहा है ये काम? ये देखिए, नेता को डराया जा सकता है, अधिकारी को डराया जा सकता है, जिसने माल बनाया है उसको डराया जा सकता है, जिसको सत्ता में आना है, जिसको सत्ता की मलाई खाना है, या सत्ता का जिसको चस्का लग गया है, वो इस पार्टी से उस पार्टी, कभी उसमें रहा है, आप डरा दोगे सत्ता के पहले। लेकिन जनता को डरा के क्या करोगे? स्टूडेंट्स को डरा के क्या करोगे? यही गलती संजय गांधी ने भी की थी। जनता को नहीं डरा सकते क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिन नालसार के स्टूडेंट्स का आप रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट नहीं होने की बात कर रहे थे, वो कोई उनका भाग्य विधाता नहीं है। वो यहाँ से LLM करके, लॉ करके आप नहीं रजिस्ट्रेशन करोगे, वो तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ फिर अपना काम करेंगे। कोई ज़रूरत है? भारत की अदालतों में वैसे भी वकालत के नाम पे क्या हो रहा है कहने वाली बात ज़्यादा नहीं है, अब वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप उन बच्चों को कि जो देश के क्रीम है यार, क्रीम, आप उनको दिल्ली में बैठ के डरा रहे थे और डर खुद गए और पूरा वापस लेना पड़ा। लेकिन नहीं, बात इतने पे नहीं रुकती है। बात ये रुकती है कि हमारा माइंडसेट क्या हो चुका है। जो भी विरोध करेगा उसके साथ आप प्रतिशोध की बात करोगे। और
जिन जिन जो बच्चे नालसार में पढ़ रहे थे, ये 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ये जो 3 घंटा सोशल मीडिया पे चला है, आप तक भले ने पहुंचाओ, उससे उनके और उनके परिवार वालों के बीच में क्या गुजरी होगी। छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज में और लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, रांची, यहाँ वहाँ, जयपुर, आंदोलन करने वाले छात्रों पर आप लाठी बरसा रहे हैं, उनको पहचान कर उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, फिर डरा रहे हैं कि अगर आपका GD में नाम चढ़ गया तो आप जिंदगी भर किसी काम लायक नहीं रहेंगे, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और जो टॉप पे बैठे लड़के, उनको डरा रहे हैं कि आप CJI का विरोध कौन सी ऐसी बात हो गई। जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट के हैं, 1.5 साल हो गया, जांच पर जांच चल रही है। अभी 12 अगस्त को उनकी रिपोर्ट टेबल हुई, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी बात तो ये है ना कि अगर एक क्लर्क, एक IAS अधिकारी, एक PCS अधिकारी, एक क्लर्क, एक चपरासी के घर में 5, 10, 15 हज़ार रुपए पकड़े होते, वो कब का बर्खास्त, कब का क्या हो गया होता। एक हाई कोर्ट के जज के बारे में फैसला अभी 1.5 साल से झूल रहा है मामला, इधर से उधर उधर। जज क्या है लोकतंत्र में? अरे भाई, पब्लिक स्क्रूटनी तो कर सकती है, अगर लड़के विरोध कर रहे हैं उसमें एक बातचीत की जा सकती है, उसमें तरीका निकाला जा सकता है। मैं मानता हूं कि देश का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हों, उनका सम्मान सबका सम्मान है, लेकिन उनका विरोध की सजा आपको मिलेगी, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि अब तो वो सब वापस ले लिया, लेकिन आपने डर पैदा करने की कोशिश की। आप बच्चों में ये डर पैदा कर रहे हो कि विरोध करो। देखो, नालसार वालों का तो ऐसा हो गया, 27 जो NLUs में टॉप क्रीम लड़के पढ़ रहे हैं, उनके पास, सबके पास सोशल मीडिया से तुरंत पहुंच गया। सबको ये पता चल गया कि नालसार वालों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आने से मना कर दिया, तो देखो उनका तो रजिस्ट्रेशन के लिए BCI ने मना कर दिया। और अब नालसार 2026 वाले कहीं भी जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, तुम लोग 2026 वाले हो। ये डर क्यों पैदा करना चाह रहे हैं बच्चों में? अब मैं आता हूं दूसरी चीज पर। बच्चों की आवाज तो कोई बन ही नहीं रहा, बच्चे जहां आवाज उठा रहे हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब आता हूं मैं आपके पीछे। आज के 10 साल पहले की बात है, मैंने राम जेठमलानी को SMS किया, मैसेज किया। मैं उन दिनों 10-12 साल पहले की बात है, मैं उन दिनों News 24 में आया था, तो मेरे दिमाग में शुरू से, 25 साल पहले जब मैं मीडिया में आया था, मैं राम जेठमलानी की किस्से कहानियाँ हर गांव देहात, इधर उधर, हर कोर्ट में मशहूर थी। मेरा मन था उनका इंटरव्यू करने का, लेकिन दिक्कत ये थी कि राम जेठमलानी का इंटरव्यू या तो चैनलों के मालिक करते थे, या मैनेजिंग एडिटर्स करते थे, या बड़े बड़े लोग करते थे, और खासकर वो लोग जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड रहता था। राम जेठमलानी ने किसी मेरे स्तर के पत्रकार को कभी इंटरव्यू, चलते फिरते पार्लियामेंट में 1-2 मिनट का टिक टैक दे दिया और थोड़ी बहुत बात कर ली हो, बाइट दे दिया हो, लेकिन एक प्रॉपर इंटरव्यू लंबा नहीं दिया था जो उनके जीवन शैली को दिखाता हो। मेरा मतलब ये था कि 92 उनका 92nd बर्थडे आने वाला था, तो मैंने सोचा कि उनकी सेहत का, उनकी स्टाइल का, क्योंकि उनकी जीवनचर्या भी बहुत लोगों के बीच कौतूहल का विषय थी। मैंने उनको एक मैसेज किया। मैसेज में मैंने लिखा कि जेठमलानी साहब, आप हमेशा बड़े लोगों को, संपादकों को, मैनेजिंग एडिटर्स को, बड़े परिवारों की पृष्ठभूमि वाले लोगों से, पत्रकारों से आप बात करते हैं। मैं एक छोटे शहर से, छोटे परिवार से ताल्लुकात रखने वाला और हिंदी मीडियम का पत्रकार हूं, मगर मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपसे ऐसी बातचीत करूं जो बातचीत आपके बारे में गांव देहात में होती है, वो उन दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे अभी भी याद है वो शाम का वक्त था और मैंने उनको मैसेज किया था। आप यकीन करें या ना करें, 1 मिनट के अंदर राम जेठमलानी का फ़ोन मेरे पास आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा, यस जेंटलमैन, क्या चाहते हो? मैंने कहा, सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर कब? मैंने कहा, जब आप दिल्ली आए। तो बोले, आप परसों सुबह 6 बजे। क्या इंटरव्यू करना चाहते हो? मैंने कहा, जब आप सर सो के उठते हैं और जब आप सोने जाते हैं शाम तक, आपकी क्या लाइफ स्टाइल है, ये दिखाऊंगा और कुछ कुछ आपसे बातें करूंगा। उन्होंने कहा, परसों सुबह 5 बजे आप दिल्ली 2 अकबर रोड आ जाना। मैं वहां चला गया। अच्छा, ये YouTube पर
न्यूज़ 24 पर ये पूरा इंटरव्यू पढ़ा। हालांकि उस समय की बाध्यता थी, मैं चाहता तो था उसको 40 मिनट 35 मिनट चलाने का, लेकिन एडिट करके हमको लगता है 16-17 मिनट का। आप कभी देख लीजिएगा, जब भी आप यूट्यूब पर लिखेंगे यंगरी ओल्ड मैन, 92 वर्ष के राम जेठमलानी, राजीव रंजन, न्यूज़ 24 तो आ जाएगा। तो उसमें ये क्यों इंटरव्यू का बड़ा मज़ेदार किस्सा है जो अभी से जुड़ती हुई घटना से है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। बहरहाल कट टू द शॉर्ट, मैं गया, उनका सब शूट उट किया, पूजा पाठ, बैडमिंटन खेलना, ये वो। अब सवाल ये कि मैंने उनसे पूछा कि जेठमलानी साहब, आप इतने वर्षों से मुकदमा लड़ते हैं, आपको सबसे अच्छा मुकदमा आपको क्या याद है, या आप नए लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? तो उन्होंने पहली बात ये कही कि मैं 17 बरस की उम्र में लॉ पास कर गया था। 17 बरस की उम्र में। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा उन दिनों जब बच्चे पढ़ने में तेज होते थे तो क्लास ऊपर करते करते मैं जल्दी से 17 साल में पास हो गया। उन्हीं दिनों बार काउंसिल का ये फैसला आया जब मैं लॉ कर रहा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए, वकालत करने के लिए, इनरोलमेंट के लिए 21 साल की उम्र होना ज़रूरी है। मैं 17 साल में लॉ पास कर गया। मैं पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट, यानी जितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उसमें पहला स्थान हासिल किया था राम जेठमलानी ने। न सिर्फ बम्बई का, उस समय कर्नाटक सब बॉम्बे में आते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, गुजरात भी। तो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस की अदालत में अपना पहला मुकदमा खुद लड़ा, अपना मुकदमा ही लड़ा। और मैंने आर्ग्यू ये किया कि जब मैं लॉ में एडमिशन ले रहा था तो अगर ये नियम रहा होता 21 साल का तो मैं इसमें एडमिशन न लेके दूसरा कोई कोर्स करता। अब मैंने जब लॉ में एडमिशन लेके 17 साल की उम्र में कोर्स पास कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि हम 21 साल पे वकील बनेंगे, तो फिर हम अपने माँ बाप की सेवा 4 साल तक कैसे कर पाएंगे? उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, अब वो बूढ़े हो रहे हैं, हमें पहले बता देते कि लॉ करने से पहले। चीफ जस्टिस ने उनके आर्ग्यू को माना, बहुत तारीफ की, 17 साल का एक लड़का अदालत में इतने अच्छे से रखा है, माना। लेकिन उन्होंने कहा देखो हम इस पर ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन हम एक डायरेक्शन देते हैं बार काउंसिल को, कोई रास्ता निकाले आपके लिए, कोई एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शनल केस तो वो थे क्योंकि फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, 17 साल की उम्र में थे। अब ऐसा केस तो फिर बिरले ही कभी आएगा। तो बार काउंसिल ने भी एक्सेप्शन में उनका केस ले लिया और उनको रजिस्ट्रेशन करने की बात आ गई। लेकिन मसला ये फंस गया कि बार काउंसिल ने कहा 18 साल के तो हो जाओ, एडल्ट तो हो जाओ। तो 18 साल जब उनकी उम्र हुई तब उनको वकील के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया, बार काउंसिल ने किया। अब आज की तारीख में क्या है? 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आप लोगों में से कम लोगों को मालूम है, और लीगल जुडिशियल सर्विसेज देने वाले छात्रों की संख्या भी उतनी नहीं है तो पूरे देश में तो होगी लाख के आसपास, या हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन उतनी नहीं है जितनी सिपाही, दरोगा, PCS, IAS, नीट और JEE की है। तो जुडिशियल सर्विसेज जो देते हैं जूनियर लेवल पे, PCSJ जिसको कहते हैं, 2025 मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि जो बच्चा 3 साल प्रैक्टिस नहीं करेगा वो फॉर्म नहीं भर सकता। आप 2020 में 21 में जो बच्चे लॉ किए हैं वो पिछले 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में 5-5 साल से वैकेंसी नहीं आई PCSJ की। अब जो वैकेंसी आई, बिहार में आई और भी जगह आई, उसमें यही आ गया कि 3 साल आपका होना चाहिए। अब जो बच्चा 2020 से 21 से 22 से लॉ पास किया है, 2-3 साल से वो तैयारी कर रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है, अब उसको चले वकालत करे पहले 3 साल वकालत करने के बाद वो एग्ज़ाम दे पाएगा। अब रिव्यू पिटीशन लगी हुई हैं, उसमें मार्च अप्रैल में उस पर डिसीजन होना था, अभी तक नहीं हुआ। मई 2025 से अभी क्या चल रहा, अगस्त 2026। आपने किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया पर यह सवाल पाया कि यार आपने रेट्रोस्पेक्टिव, यानी आप अभी से ये कानून बनाते? आपको लगता नहीं? मैं वकील नहीं हूं, लेकिन साधारण बात, चूंकि राम जेठमलानी की बात मुझे याद है इसलिए मैं कह रहा हूं। अरे आपको कानून ये बनाना था कि 2026-25 में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो 2030 में पास आउट होंगे। 30 के बाद जितनी भी
पीसीएसजे की वैकेंसी आ रही है, उसमें 3 साल कंपलसरी होगा। अब जो बच्चे 3 साल से बैठे थे, 4 साल से, आपने 3 साल का और उनको लगा दिया। लेकिन न पार्लियामेंट में, न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, न कहीं, अब वो बच्चे ही लड़ रहे हैं। उसमें विकलांग लड़ रहे हैं, दिव्यांगजन और, माफ़ कीजिएगा मैंने, दिव्यांगजन और महिला, वो लोग लड़ रहे हैं। पिटीशन, रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाला, अभी भी उसका फैसला नहीं आया। एक बात तो ये, छात्रों की बात, छात्रों की समस्याएं छात्रों तक ही सीमित। दूसरा, मैंने जब राम जेठमलानी से ये पूछा कि आपकी ज़िंदगी का, अच्छा हाँ, जब मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा मैं बेंगलोर नेशनल लॉ स्कूल का क्लास लेके अब फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। आपको मालूम है राम जेठमलानी सुबह दिल्ली, शाम मुंबई, परसों कलकत्ता, फिर इंग्लैंड, कहाँ उनका तो हिसाब ही किताब अलग था। तो जब उनसे मैंने पूछा कि सर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, इतने वर्षों में आपने इतने मुकदमे लड़े और इतनी बार आप जनता पार्टी से भी सांसद रहे, आप बीजेपी ने भी आपको नॉमिनेट किया, आपको आरजेडी ने भी तब आरजेडी नहीं बनाया था, तब बीजेपी के सांसद थे, इंडिपेंडेंट थे, बीजेपी के समर्थक। आप अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे और अटल जी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़े। कभी राम जेठमलानी की पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर किससे सुनाऊंगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने पैसे बहुत कमाए, मैंने नाम बहुत कमाया, मैंने पावर को भी देखा, मैं पार्लियामेंट में भी बहुत रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून मुझे तब मिलता है जब मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाता हूँ और जो नए एकदम क्लासरूम जैम पैक्ड रहता है और नए बच्चों के सवाल पूछने के तरीके से और एग्रेशन मुझे बड़ा पसंद है। मैं हमेशा लड़ा हूँ, मुझे सिस्टम, और मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि वो लड़ना सीखें, सवाल पूछना सीखें। और ये देश का नौजवान जितना सवाल पूछेगा, जितना लड़ेगा, देश उतना मजबूत होगा। मुझे उम्मीद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मेरी बात सुन रहे होंगे। नमस्कार।